कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं आपका 19 मार्च के दिन हिंदी का पेपर है और उसी की मैं लगातार तैयारी कराने में जुटा हुआ हूं। ठीक है, मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर आपको पहले भी कंप्लीट कराए हैं। ये देख लीजिए, ये आपको एक पेपर बता रहा हूं, सिंपल पेपर है। ठीक है, लेकिन बड़ा ही दमदार है, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए हैं। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। विराट के प्रति जिज्ञासा की जो भावना मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? छायावाद में मिलेगी। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है आदिवासी समाज की। भारतेंदु काल के नाटककार है शंभूनाथ सिंह। कुई की खुदाई इस औजार से की जाती है, बसोली से। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, चौथा। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है तो नाभिक। यहाँ पर देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कौन से 5वें? अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा रहा है। इंटरनेट जो है ना वो आपका जनसंचार का लोकप्रिय माध्यम और सबसे नया माध्यम है। काव्य में बिंब को क्या कहते हैं? शब्द चित्र माना जाता है। बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। कुल की हानि यानी कि परिवार की मर्यादा वो कुल की हानि होती है, मतलब। ओस के पुल गद्य संग्रह है। गरबा का आपका मिलान करना है, गुजरात। चौथे का जो आ जाएगा मानव ज्ञान संबंधी तो विश्व ज्ञान कोश। 5वें का मिलान आपका विभत्स रस का स्थायी भाव होगा, जुगुप्सा। शब्द युग्म अपन है 6 प्रकार के होते हैं। और 7वें का मिलान करना है आपको अंधे की लाठी से। जगनी के द्वारा रचित कृति का नाम बताइए तो परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न नहीं थे? भारतवासी। आदो आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं। ठीक है, बिंब का शाब्दिक अर्थ है, बिंब का मतलब था मूर्त स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते हैं 3 प्रकार के। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, अपनी करनी पार उतरने का मतलब होता है स्वयं व्यक्ति स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। हो गया। इसके बाद में आगे अगला है आपका धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये आपका ये अभी असत्य रहेगा। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी थी, असत्य है। और ये भी आपका गलत रहेगा। रोला जो है ना एक मात्रिक सम छंद का उदाहरण है, कि ये बिल्कुल एकदम राइट बात है। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया था, ये भी आपकी सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सत्य सत्य के बाद में आपका अगला है, यहां पर है प्रगतिवाद के 2 कवियों के और तथा उनकी एक एक रचनाएं बताइए। ठीक है, भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बताना है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो ये सारे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 तक, इसका सॉल्यूशन है ना अपन पीडीएफ के थ्रू कॉपी में यहां पर देखते हैं ना। तो चलिए कॉपी में अपन अच्छे से समझते हैं, इसको हट करते हैं साइड में। यहां से देखिए, ये आपका सेट ए जो चल रहा है उसका पूरा सॉल्यूशन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल रहा है प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना बताइए। हो गया इतना?
इसके बाद में याद भी कर सकते हैं आप। भारतीय हिंदू युग के 2 लेखकों के नाम आपको बताने हैं, यहां से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो देखिए यहाँ दीवाना का अर्थ होता है पागल, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि ये संसार जो है बाहरी आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है, इसलिए कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? मीरा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उसकी अनन्य है। वह पूर्ण समर्पण के भाव के साथ अपने आराध्य पति को मानकर, ये आप याद कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखाया है मैंने ना। इसके बाद में ये द्विवेदी युग के कुछ गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। 2 या 3 आपको कर लेनी, ज्यादा नहीं करनी, पर मैंने पूरी आपको यहाँ पर बता दी है ना। बढ़िया से कंप्लीट करते जाना है ना। ये इसके बाद में ये बचा हुआ इसका द्विवेदी युग की विशेषता का। अगला क्वेश्चन है आपका, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? जो निबंध है उसको गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है ना। गद्य की कसौटी इसलिए कहा गया क्योंकि जो कवि रहता ना, देखिए गद्य में आ जाता लेखक, कवि जो रहता ना उसकी 4 पंक्ति लिखी, 4 पंक्ति में से यदि एक पंक्ति भी उसकी अच्छी होगी, भावपूर्ण लिख दी, तो उसकी बड़ाई हो जाती है। लेकिन लेखकों के साथ ऐसा नहीं होता, उनकी हर पंक्ति पर ध्यान दिया जाता है। कभी कम से कम 5-4 बार वो लिखते हैं किताब, जिसके बाद में एक आधी वायरल होती है, यानी कि सीधी सी बात है। तो ये अपन यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 2 हिस्से में स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये यहाँ तक ले लिया, यहाँ से याद रखना, एक वाक्य तक है ना, और फिर इसके बाद में ये यहाँ से। चलिए अब आगे है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आजादी के पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो यहां से इसका भी। इसके बाद में इसका अथवा है, ये ले कितने प्रकार की होती है। बाद में यहां से यहां तक हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। हो गया। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये यहां से पटकथा वाला। हो गया इतना। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा है आपका, मुक्तक छंद की परिभाषा देनी। अभी तो देखिए पूरे प्रश्न करने, अथवा सही थे ना आपको, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना आपको है ना। कोई से भी प्रश्न आ सकते परीक्षा में। हमारा उद्देश्य यही है कि अब की बार 90 पार, जिन बच्चों को वास्तव में ना 90 के पार पहुंचना है, और वास्तव में जो बच्चा चाहता है कि अब की बार 90 पार, इन बच्चों की तरह देखिए अपनी ऑफलाइन कोचिंग कर चलते हैं। यदि आप भी इन बच्चों की तरह अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो जो बता रहा हूं ना उसको कंप्लीट करो बस। आप तो है ना चिंता बिल्कुल मत करो, आपकी चिंता मुझे है ना। ये देखिएगा, जिसके बाद में ये प्रसाद गुण की परिभाषा लिखनी है आपको। ये देख लीजिए, भले अलग से पढ़ो पर पहले ये याद कर लो, मेरा विश्वास करो आप है ना, मैं जो बता रहा हूँ उसको, जितनी चीजें बताऊं उसको कंप्लीट करते जाओ। राजभाषा की विशेषता है,